नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं मैं हृदय कश्यप। आज गजराज सिंह ईस्ट ने अपने मिराज हॉल में यहाँ पर देखिए अपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और दूर दराज से यहाँ पर जनता आई हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि आज तक यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, आज गजराज सिंह ईस्ट ने कहा है कि बंसरे भगत ने आज तक कालाडूंगी विधानसभा में कोई भी कार्य नहीं किया, जिसलिए आज मेरे पंचायत प्रतिनिधि हमारे बड़े भाई गंगा सिंह सामंत जी जिला क्षेत्र पंचायत के जो संगठन के अध्यक्ष भी हैं और नया गांव कमौला पंचायत सदस्य है, हमारा सामाजिक जो कार्यकर्ता भी है, समाज सेवक भी अंशु पांडे जी कोटाबाग से पहुंचे, चकलवा से सैकड़ों की तादाद में जो हमारे युवा साथी भी पहुंचे हैं। जैसा कि आज मौसम भी काफी खराब है, सुबह से मैंने भी अपनी जवानी भारतीय जनता पार्टी को दी है, समर्पित करी है। मैं भी राजनीति से मैंने काम किया है। उसके बाद मैंने कई संगठनों में, कई दायित्वों में मैंने भी बंसीधर भगत जी जो विधायक मंत्री लगातार रहे हैं, उनकी तानाशाही चल रही है। जनता अब समझ चुकी है, उनकी तानाशाही को बदलने का समय आ गया है। मैं कहना चाहूंगा हमारे बड़े भाई गजराज मिश्र जी जो छात्र राजनीति से हमने देखा है, उनको हमने प्रेरणा ली है, प्रेरणा स्रोत है छात्र के, युवाओं के, इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे पूर्व में युवा मोर्चा के। लगातार उन्होंने काम किया है प्रत्येक जिले में, चाहे कुमाऊं मंडल हो, चाहे गढ़वाल मंडल हो, चाहे कई दर्जनों आंदोलनों में हमने देखा है, चाहे प्रदेश उत्तराखंड आंदोलन हो या उसके बाद सामाजिक कई आंदोलन हो, उसमें उनकी भूमिका हमेशा सक्रिय रही है और कई बार जेल भी जाने का उनको मौका मिला। जनता जनहित में ऐसा आंदोलन गांव में काम किया है। कोरोना काल के दौरान उन्होंने हर गांव में, हर गरीबों में, हर जरूरतमंद को राशन मुहैया कराया है। इलाज के लिए जहां जरूरत पड़ी वहां सुरक्षा किट पहुंचाई है। लेकिन हमारे मंत्री जी ये कहते हैं कि मैंने शमशान में व्यवस्था कर दी है, जो दुरुस्त कर दी है, चुस्त कर दी है। और मैं पूछना चाहूंगा मंत्री जी, आप कालाडूंगी विधानसभा के वो विधायक है लगातार दूसरी बार, आप ये बताइए कि आपने यहाँ अस्पताल में अगर आप एक ऑक्सीजन किट, एक सिलेंडर पहुंचा देते, ये जो स्थिति खराब थी, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, हमने, आपने, किसी ना किसी ने अपने को खोया है इस कोविड काल में। आपकी क्या तेज थी, आपकी क्या भूमिका रही, हम आपसे पूछना चाहते हैं मंत्री जी। हमें शमशान में सुविधा नहीं चाहिए, हमें आम जनता के बीच में सुविधा चाहिए, हमें अस्पताल में सुविधा चाहिए, हमें गांव में सुविधा चाहिए, हमें सड़क चाहिए, पानी चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। आप बताइए आपने क्या दिया इस विधानसभा को? आप लगातार सरकार में काम कर रहे हैं, लगातार आप कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री पदों में रहे, लगातार इस भारतीय जनता पार्टी को आपने लीड किया पूरे प्रदेश में। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ की जनता आपसे जवाब मांगती है, कालाडूंगी विधानसभा के युवा आपसे पूछते हैं आपने क्या रोजगार दिया उनको, बताइए। मैं बताता हूं, मैं इस विकास खंड में आज 2 साल से मैं देख रहा हूं, ये बोलते हैं हमने स्वरोजगार करवाया, हमने युवाओं को ऋण दिए, हमने इतने प्रवासी युवा हमारे जो बाहर दिल्ली नौकरी करते हैं, बाहर प्रदेशों में नौकरी कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, वो कोविड काल में मेरे विकास खंड में 4 से 5 हजार ऐसे युवा आए। मेरे पास पूरा डाटा है इस चीज का, प्रमाण है इस चीज का। लेकिन वो रोज ब्लॉक आते थे, हमसे कहते थे प्रमुख जी ये करवा दो, हमें आज रोजगार दिला दो, करा दो। लेकिन कहां पे आप बताइए मंत्री जी से हमने कहा आप डीएम को फोन कर दीजिए, इनको 5 लाख का ऋण दिलवा दीजिए, कम से कम आप कहते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है, आप सिफारिश लगवा दीजिए कि ये अपना स्वरोजगार कर सकें। लेकिन कोई कार्रवाई मंत्री जी के द्वारा नहीं करी जाती है। हम पूछते हैं जिला उद्योग केंद्र में आज भी उसका रिकॉर्ड है, केवल इतनी बड़ी जिले के अंदर 250 लोगों को और हमारे विकास खंड के अंदर 2 लोगों को इनके द्वारा स्वरोजगार का लोन दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं गरीबों को मैंने आर्थिक सहायता बांटी, अगर आज मैं पर RTR लगा दूं और निकाल दूं इनका चिट्ठा, तो आप देखेंगे किसी गरीब का नाम नहीं होगा उन आर्थिक सहायताओं में, किसी जरूरतमंद का नाम नहीं होगा उस आर्थिक सहायता में। उस आर्थिक सहायता में केवल इनके चहेते, इनके चाटुकार, इनके चमचे जो है, इनके रिश्तेदार, उनका नाम होगा। और मेरे पास प्रमाण है इस चीज का, मैं वो कहेंगे मैं जनता के सामने रखने को तैयार हूं। तो हमने बदलना है। ये बोलते हैं हमारे क्षेत्रीय जनता, हमारे ग्रामीण लोग आते हैं इनके पास, हमारे काश्तकार आते हैं, ये कि हमारे वहां सड़क नहीं है, पानी नहीं है, ओवरहेड टैंक बना दिए, पेयजल की समस्या है। कई बार मेरे गांव की माताओं बहनों को मैंने देखा है,
वो मेरे पास आती है तो मैं पूछता हूँ, विधायक जी सरकार में बैठे हैं, मैं तो निर्दलीय ब्लॉक प्रमुख हूँ भाई, मैंने इतने प्रस्ताव दिए, मेरे कहने में तो इन्होंने कालाडूंगी का अस्पताल तक ठीक नहीं कराया है। वो इमरजेंसी के नाम पे कोई अगर दुर्घटना हो गई, क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र है, तो सीधे रैपिड सेंटर बन के रह गया इतने सालों से। विधानसभा 2 बार अस्तित्व में आ गई है, दो कार्यकाल पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन वो आज आप देखिए जो अस्पताल है, ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्दशा देखिए, जो गत्ते हुए वहां की जो व्यवस्था है, वहां की स्थिति है, आज भी वही बनी है जैसी पहले थी। एक ऐसा संघर्ष हम सब लोगों को करना है। ये चुनाव केवल गजराज सिंह मिश्र नहीं लड़ रहा, ये चुनाव निर्दलीय के रूप में केवल मैं नहीं लड़ रहा हूं, ये चुनाव आप सब लोग लड़ रहे हैं। इस बात को लेकर, इस बात को मन में बैठाकर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय चंदन करोला जी यहां पर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है केवल मेरा चुनाव होगा नहीं होगा, लेकिन उनका भी राजनीतिक भविष्य में प्रश्न चिन्ह लगेंगे, लेकिन उसके बावजूद ऐसे सभी लोग हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुझे यहां पर दिख रहे थे, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि बहुत से कांग्रेस के यूथ के नेता भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो मेरे समर्थन में यहां पर आए हुए हैं। अभी मदन पंडित जी यहां पर भाषण दे रहे थे, उन्होंने अपनी बात कही तो मुझे 2-3 घटनाएं याद आती है। वो अखबार का काम करते थे, लेकिन उनकी रुचि थी राजनीति में। एक दिन मुझसे मिले, मुझसे बोले कि मुझे भी बीजेपी में राजनीति करनी है। अब मेरे को बताओ, तो 2-3 साल उन्हें बीजेपी में हुए, उन्होंने कहा कि मुझे युवाओं की राजनीति करनी है। तो मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, मैंने कहा हल्द्वानी शहर का आपको अध्यक्ष बनाते हैं। लेकिन जो हमारे पार्टी के लोग थे वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, जबकि उन्होंने भी पूरी बात नहीं बताई। तो उनका एक ही प्रश्न था कि गजराज भाई इनको अध्यक्ष बना देंगे, लेकिन ये घोड़ा गाड़ी कहां से लाएंगे? इनके पास गाड़ी तो है नहीं, ये तो साइकिल में चलते हैं। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में अगर अंबानी के वोट की जो कीमत है, वही कीमत समाज में जो मजदूरी करती है महिला, उसकी भी वही कीमत है। क्या ये कहीं पर लिखा हुआ है कि जिनके पास गाड़ी नहीं होगी, जिनके पास घोड़ा नहीं होगा, जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं होगी, वो राजनीति नहीं करेंगे? यानी आप उनके वोटों को लेकर तो राजनीति कर सकते हैं, लेकिन वो राजनीति में नहीं आ सकते। ये कहां का निर्णय है? ये कहां की आपने परंपरा डाल रखी है? मैं 34 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूं, और मैं इस मंच से चैलेंज करता हूं, मैं इस मंच से चैलेंज करता हूं, आप सबके बीच में कह रहा हूं, गजराज सिंह बिष्ट को खड़ा करिए और यहाँ के प्रत्याशी को खड़ा करिए, और दोनों अपने पुत्रों के सर पर हाथ रखकर कहेंगे कि उन्होंने पार्टी का काम किया है या नहीं किया है। मैं गवाह हूं इस बात का, मैं इस बात का गवाह हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपने रहकर केवल अपने प्रचार किया। वो आज कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रमुख बनाया हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया हो, उन्होंने अपनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कोई निगम या मेयर बनाया हो। अगर वो अपने पुत्र के सर पर हाथ रखकर कह देंगे कि अपने अलावा उन्होंने संसद में, प्रमुखी में, जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सपोर्ट किया है, मैं यहां पर से कह रहा हूं राजनीति करना छोड़ दूंगा। 1990 से आज तक आप मंत्री रहे, विधायक रहे, हर बार हराने का काम आपने पार्टी को किया। सबसे बड़ा उदाहरण आपके मंत्री रहते हुए हमारे ब्लॉक प्रमुख शांति भट्ट, जिसकी सरकार होती है उसके खिलाफ कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है। उस महिला के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव आज आपके रहते हुए क्या कारण थे? और जो व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया उस महिला के खिलाफ, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया,
6 महीने बाद अपने विधायक की आपने त्याग पत्र देने की धमकी दी कि इसको टिकट दिया जाए। इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है उस महिला के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आया तो आपके इशारे पर आए। मेरे साथ रवि कंजाल जी बैठे हुए हैं, रवि कंजाल बैठे हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं। इस प्रदेश के अंदर मैंने भारतीय जनता पार्टी को चलाने का काम किया है और जितना सक्रिय मैं महामंत्री था, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कोई महामंत्री रहता भी नहीं है। पार्टी के अंदर नियम होता है, पार्टी कहती है अगर कांग्रेस का बसपा का कोई आदमी है और वो प्रमुख जीत रहा है, उसके पास वोटे हैं, बीडीसी मेंबर है, तो उस पार्टी से तोड़कर उसको लाओ, भारतीय जनता पार्टी का उसका प्रमुख बनाओ। ऐसे क्या कारण थे कि रवि कंजाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, 30 में से 18 वोटर मेरे पास है। वो बंशीधर भगत जी के घर पर जाते हैं, 30 में से 18 वोटर मेरे पास है। वो अजय भट्ट जो प्रदेश के अध्यक्ष थे उनके पास जाते हैं कि 30 में से 18 वोटर मेरे पास है। उसके बाद भी उनको टिकट नहीं मिलता। टिकट किसको दिया जाता है? जिसके पास केवल 11 वोट होते हैं। भाई रवि कंजाल भी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, कुमाऊं का संयोजक था, लेकिन डर, केवल डर कि रवि कंजाल अगर ब्लॉक प्रमुख बन गया बीजेपी का तो युवा लोग उसके पास जाएंगे, मेरे बेटे के पास नहीं जाएंगे। इतना बड़ा षड्यंत्र। रवि कंजाल ब्लॉक प्रमुख बन गए, पार्टी से बाहर निकल गए, जो प्रमुख हार गए वो पार्टी में रह गए, आपका बेटा नेता बन गया। ये कहां का न्याय है भाई? ये आप किस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं? ये किस प्रकार से आप राजनीति करना चाहते हैं? ये क्षेत्र जो है कालाडूंगी का, यहां से लेकर रामनगर तक का, ये पहले नैनीताल विधानसभा में आता था। आप तब भी विधायक थे। ये जब उत्तर प्रदेश था तब भी नैनीताल विधानसभा में क्षेत्र आता था, तब भी आप विधायक थे, आप मिनिस्टर थे। 2000 के बाद भी ये रामा चौक तक का क्षेत्र हल्द्वानी विधानसभा में आता था, आप तब भी मिनिस्टर थे। 12 में भी आप यहाँ के विधायक रहे, 17 में भी आप यहाँ के मिनिस्टर हैं। आप केवल झगड़ा इस बात का नहीं है कि टिकट हमको मिला या नहीं मिला, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भी झगड़ा नहीं है। झगड़ा केवल इस बात का है कि इस विधानसभा, जो विधानसभा उत्तराखंड की सबसे बढ़िया विधानसभा है, जो सबसे खूबसूरत विधानसभा है, जिसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ के हजारों लोग, हजारों युवा उस काम को कर सकते हैं। आप मुझे एक बार प्रश्न बता दीजिए कि आपने इस विधानसभा में ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण युवाओं को रोजगार मिला? केवल 6 महीने हो रहे हैं। एक बार आप चले जाओ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आप इसकी दशा खराब है, आप एक बार स्वयं जाकर उसको देख लो। केवल 6 महीने के अंदर वो सड़क टूट के बवाल हो गया उसका। सुरेश तिवारी जी ने उसकी शिकायत करी मुख्यमंत्री जी से, तो सुरेश तिवारी को डांट दिया गया। भाई सरकार की बातें जरा चुप के बैठो। भाई सरकार की बातें, जो रोड बनी, वो जो सड़क बनी, उसमें जो पैसा लगा वो किसका था? वो आपकी जेब का तो था। आपकी जेब के पैसों का दुरुपयोग करेंगे और फिर कहेंगे नहीं चुप हो जाओ, सरकार की बात है। ये कहां तक चलेगा भाई? ये नहीं चलने वाला, ये नहीं चलने वाला। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, एक बार आप इस समर में मेरे साथ कूदे। इस समर में मैं जो 17,000 नए वोटर बने, जिन्होंने आज इस बार 18 साल पार किया, आपने को कालाडूंगी विधानसभा में 17,000 ऐसे वोटर बने, लड़के लड़कियां मेरे बच्चे, जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। मैं उन सब की लड़ाइयों को आगे लेकर चलूंगा। कारण क्या है? उसमें से बहुत सारे लोग नौकरी करेंगे, बहुत सारे लोग बिजनेस करेंगे, लेकिन बहुत सारों के मन में कल्पनाएं होंगी कि मैं भी एक दिन नेता बनूंगा या मैं भी एक दिन नेता बनूंगी, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी समाज के लिए काम करना है। यदि आज मैं पीछे रह गया, उनकी लड़ाई लड़ने वाला दूसरा कोई पैदा नहीं होगा, फिर कोई दूसरा आएगा नहीं, फिर दूसरा कोई लड़ने आएगा नहीं फिर उसके लिए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, ये लड़ाई केवल वोटों की नहीं है, ये लड़ाई केवल मतदान की भी नहीं है, ये लड़ाई केवल मेरे विधायक बनने की भी नहीं है। ये लड़ाई आपके उन बच्चों के भविष्य की है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम आगे को प्रयास कर रहे हैं।
और मैंने जनता से कह दिया कि मेरा चुनाव नहीं, आप सबका चुनाव है। मुझे विश्वास है कि जितनी भी हमारे कालोडीगीर विधानसभा के क्षेत्र की जनता है वो सभी अपना चुनाव समझकर इस चुनाव को लड़ाएंगे और निश्चित रूप से हमें विजयश्री मिलेगी। बंसीलाल की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं एक दुष्प्रचार आपके खिलाफ लगातार वो करते रहे और यही वजह है कि आप मतलब इतना लंबा समय करने के बाद भी आपको टिकट नहीं दिया गया। आज क्या कहेंगे, पार्टी ने लगातार आज शुभ लगन है, अच्छा दिन है, बहुत अच्छी बातें यहाँ पर हुई हैं। आज ये नेगेटिव बात करने का समय नहीं है। केवल जनता ने जो मुझे विश्वास दिया है कि हम सब लोग इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़ेंगे, मैं उन सभी को धन्यवाद भी देता हूँ। लगातार की जाएगी, आपसे कहा जा रहा है कि लोग आपको मिलने आएंगे और मैंने कहा शुभ दिन है, आज नेगेटिव बात करने का समय नहीं है। पूरी जनता ने मुझे विश्वास दिलाया है कि वो अपना चुनाव लड़कर इसको लड़ाएंगे। मैं उन सब पर विश्वास करता हूँ, उन सबका धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। युवा सबसे ज़्यादा देख रहे हैं युवा के बारे में। सर युवा को आपने युवा को टारगेट करने की बात करी कि मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। नहीं, मैं टारगेट नहीं कर रहा भैया, मेरी टारगेट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इस विधानसभा में 17 से 18,000 नए मतदाता बने जिन्होंने 18 साल अभी पार किया। उनके कुछ सपने होंगे, कुछ लोग नौकरी में जाएंगे, कुछ लोग बिजनेस भी करेंगे, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा होगी कि हम राजनीति में भी जाएं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। नैनीताल विधानसभा में दिनेश आर्या जी हमारे बहुत पुराने वर्कर हैं, राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, अनुसूचित मोर्चे के जिले के अध्यक्ष रहे हैं। उनको टिकट केवल इस बात पर नहीं मिला कि उनके पास पैसा नहीं था। उस दिनेश आर्या की लड़ाई कौन लड़ेगा भाई? वो जो 18,000 युवक हैं जो अब मतदान करने जा रहे हैं, जिनके सपने होंगे जब वो वोट डालेंगे, मतदान वो क्या कहते हैं, जब वो दबाएंगे ईवीएम को, तो उनके मन में एक प्रश्न आएगा कि कभी क्या मेरे लिए भी कोई बटन दबाएगा? उस गरीब की लड़ाई में लड़ने जा रहा हूँ, उन युवाओं की लड़ाई में लड़ने जा रहा हूँ। ये टारगेट नहीं है, वो उनका प्रतिनिधि बनकर मैं मैदान में उतरा। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, मैं केवल ये कहता हूँ कि उनके संघर्ष को, उनकी लड़ाई को, जो उनके मन में सपने हैं, उन सपने को लेकर मैं आगे। आखिर मुझे एक बात बताइए, जिनके परिवार में जिनके बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके दिल्ली में गॉडफादर नहीं है, जिनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, वो जब संघर्ष करेगा, वो जब समाज के बीच में जाएगा, उसके सपने कैसे पूरे होंगे? केवल आप पैसा नहीं है इसलिए आप सपने खत्म कर देंगे, केवल आप उसके गॉडफादर नहीं है इसके उसके सपने खत्म कर देंगे, केवल उसके घर में उसके पालने वाले लोग नहीं है इसलिए आप खत्म कर देंगे।